मेरे स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बायोटेक्नोलॉजी को समझने से पहले तुमको इसके कुछ टर्म्स को जानना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इस बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जाए तो उसको बहुत ही छोटे से हिस्से में कंसाइज किया गया है यहाँ पे। और आपका जो चैप्टर है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए हर एक पहलू को एक एक वर्ड बाय वर्ड समझना पड़ेगा आपको, तब जाके पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो पाएगा। और ये चैप्टर जो है, इससे 12th के एग्जाम में, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, इससे नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, और इससे एम्स के एग्जाम में भी क्वेश्चन बिल्कुल भर भर के आते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, सवाल ऐसे आएंगे बिल्कुल किताब से निकल के, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे आप अगर आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर में ही एक पेज नंबर 199 पे क्लोनिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो क्लोनिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पढ़ने को तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन क्लोनिंग वेक्टर के अंदर में क्लोनिंग साइट वाला जो पॉइंट लिखा गया पूरा का पूरा, वो आप पूरा टॉपिक पढ़ जाएंगे, लेकिन आपको क्लियर ही नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए बच्चे बहुत अच्छे तरीके से एक एक वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को, जिस तरह से जेनेटिक्स के अंदर में हमने आपको पढ़ाया था, और जेनेटिक्स में बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आपने चीज़ों को समझा, तो बहुत अच्छी तरीके से वो क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी को भी आपको वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक एक एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में सबसे पहले तो पहली लाइन हम यही कहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया सबसे पहले यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले डिफाइन किया, और अकॉर्डिंग टू EFB, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। मतलब ये है कि नेचुरल साइंस को जब आप टेक्नोलॉजी के साथ में आप मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो जो चीज बन के तैयार होती है वही है आपके बारे में। मतलब द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, और नेचुरल साइंस जो है जिसमें आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसको जब आप टेक्नोलॉजी के साथ में मिलाएंगे, और मिलाने के बाद इससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ये प्रोडक्ट्स किस काम के लिए, तो ह्यूमन काइंड के सर्विसेज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब ह्यूमन मैन काइंड के सर्विसेज के लिए जो भी आप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इन दोनों को मिलाने के बाद, तो वो वही जो है बायोटेक्नोलॉजी का मकसद है, ताकि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें, ऐसी चीजें बना सकें जिससे कि इंसानों की भलाई, जो कि इंसानों की भलाई के अंदर में काम आए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, अगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात अगर आप करें, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है जब नहीं था अवेलेबल 1980s के आसपास में, जब ये अवेलेबल नहीं था, तो उस वक्त जो है जो स्लॉटर्ड कैटल्स होते थे, जिन जानवरों को मारा जाता था, वो जो स्लॉटर्ड जो कैटल, वो स्लॉटर हाउस में जो कि काटा जाता था, उनके पैनक्रियाज से निकले हुए इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता था, जब हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन नहीं था। इसी क्रम में 1983 के अंदर में एक अमेरिकन कंपनी इली लिली ने जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन तैयार किया, और ऑब्वियस ही बात है, इस काम के लिए उसने बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया। तो एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का जो एरा इतिहास है, इतना ज्यादा पुराना नहीं है, इतना ज्यादा मतलब नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास। लेकिन इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी के एराज को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। एक है बिफोर बोयर एंड कोहेन, दूसरा है आफ्टर बोयर एंड कोहेन। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के दो एराज हैं। पहला एरा है बायोटेक्नोलॉजी का, वो है जिसको हम कहते हैं ABC, और दूसरे को कहते हैं BBC। इसके दो एराज हैं बायोटेक्नोलॉजी के, एक का नाम है BBC और एक का नाम है ABC। BBC का मतलब होता है बिफोर बोयर एंड कोहेन, ABC का मतलब होता है आफ्टर बोयर एंड कोहेन। हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन की बात की जा रही है। तो यहाँ जो है हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन की बात की जा रही है, जिन्होंने 1972 के अंदर में साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन था, वो डाला था इन्होंने ई कोलाई के अंदर में।
तो ये दो एराज हैं बायोटेक्नोलॉजी के, एक है बीबीसी बिफोर बोयर एंड कोहेन और एक है एबीसी आफ्टर बोयर एंड कोहेन। देयर आर टू एराज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इतनी बात समझ गए सब लोग? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में कि बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में सबसे पहले जानने से पहले हम तो सबसे पहले हमने जान लिया कि बायोटेक्नोलॉजी का मकसद क्या है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द रिलेटेड टर्म्स दैट आर वेरी यूजफुल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब इसके बेसिक पॉइंट्स को हमें जानना होगा सबसे पहले। तो बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक पॉइंट्स में तो 3 टर्म्स आपको जरूर जानना चाहिए। उसके बगैर बायोटेक्नोलॉजी का मकसद पूरा नहीं होता, उसके बगैर बायोटेक्नोलॉजी आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बेसिक्स पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा, तब जाके पूरा का पूरा चैप्टर आपको खुलेगा, आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, उसको विजुअलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक जो टॉपिक में जो बेसिक जो चीज़ें हमें जाननी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में, सबसे पहला पॉइंट हमें जानना पड़ेगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है और क्या होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला टर्म तो हमें जानना पड़ेगा वह है जीन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा जो टर्म हमें जानना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए दूसरा जो टर्म की रिक्वायरमेंट जो होगी, जो हमें जानना चाहिए वो है क्लोनिंग वेक्टर और तीसरा जो टर्म है वो है होस्ट। ये 3 टर्म आपको सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए। पहला टर्म है जीन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर और तीसरा है होस्ट। देखो बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम फॉरेन डीएनए के नाम से भी जानते हैं। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम फॉरेन डीएनए के नाम से जानते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें आप, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम फॉरेन डीएनए के नाम से जानते हैं। तो आप इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप फॉरेन डीएनए कह लीजिए। और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वो डीएनए है जिसके प्रोडक्ट्स को आप बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बनाना है इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना है। तो आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड अगर इंसुलिन बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इंसुलिन फॉर्मिंग जीन को निकालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इंसुलिन जो है हमारा बॉडी में कहाँ बनता है? पैनक्रियाज के अंदर बनता है। और पैनक्रियाज के अंदर में एक पैनक्रियाज के 2 पार्ट्स हैं, एक आपका एसिनाइन है जो कि एक्सोक्राइन पार्ट है और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है जो आपका एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट के अंदर में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, पीपी सेल्स। उसमें से बीटा सेल्स और पैनक्रियाज से क्या निकालेंगे आप? इंसुलिन फॉर्मिंग जीन निकालेंगे, क्योंकि बीटा सेल्स और पैनक्रियाज में तो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। अब उसमें से आप इंसुलिन फॉर्मिंग आपने जो जीन निकाला वही क्या है? आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हमें हमारा विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए कि हम बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए करा रहे हैं। तो हम बायोटेक्नोलॉजी करा रहे हैं इंसुलिन बनाने के लिए, और यहाँ इंसुलिन फॉर्मिंग जीन है हमारा। और हमारा जो इंसुलिन जो फॉर्मिंग जीन है हमने निकाला एक सोर्स से, उस सोर्स से हमने इंसुलिन फॉर्मिंग जीन निकाल लिया। और निकालने के बाद अब उस इंसुलिन फॉर्मिंग जीन को हमें डालना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। और प्रोडक्ट बनेगा किससे? किसकी मदद से? होस्ट की मदद से बनेगा। लेकिन आप इंसुलिन फॉर्मिंग जीन को आपने काट के निकाल लिया सोर्स से, जिस जो सोर्स है हमारा बीटा सेल्स और पैनक्रियाज, उससे इंसुलिन फॉर्मिंग जीन को हमने काट के निकाल लिया। और काट के निकालने के बाद अब उस इंसुलिन फॉर्मिंग जीन को आप उसका प्रोडक्ट निकलवाएंगे। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? होस्ट के अंदर बनाएंगे। और होस्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा तो डायरेक्ट आप जीन को तो नहीं डाल सकते ना, उसको डालने के लिए कोई ना कोई जरिया लेना पड़ेगा, कोई माध्यम का सहारा लेना पड़ेगा। और वो माध्यम कौन है? क्लोनिंग वेक्टर है। वो माध्यम कौन है? क्लोनिंग वेक्टर। तो हमारे जो है क्लोनिंग जो वेक्टर है, ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढोने वाला कैरियर है, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढोने वाला माध्यम है, जिसके माध्यम से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा होस्ट के पास में। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो होस्ट की मदद से बनना है। देखो बच्चे, देखो, जो हमने सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, निकालने के बाद हमें उसको भेजना है होस्ट के अंदर में। होस्ट में डायरेक्ट वो जीन नहीं जाएगा, होस्ट में नहीं पहुंचेगा ना। ऑब्वियस सी बात है, उस होस्ट में डालने के लिए हमें किसी वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। वेक्टर का मतलब क्या? ढोने वाले का सहारा लेना पड़ेगा। तो 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के दौरान।
ये 3 टर्म अगर आपने समझ लिया तब जाके बायोटेक्नोलॉजी को कराना आसान होगा। मतलब अब देखिए उसमें 2-3 चीजें और हैं। आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट काटा, छोटा सा डीएनए था, सेगमेंट ऑफ डीएनए, आपने उसको क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर कौन, क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे किसको लेते हैं, तो क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे लेते हैं हम प्लाज्मिड डीएनए को लेते हैं। किसको लेते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है वो हमारे क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे लिया जाता है। तो हमारे क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे प्लाज्मिड डीएनए लिया जाएगा, लैम्डा बैक्टीरियोफेज लिया जाएगा, रिट्रोवायरसेस भी लिए जाते हैं वेक्टर के तौर पे, और टीआई प्लाज्मिड का सहारा लिया जाता है क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे। और एक और क्लोनिंग वेक्टर है जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है, जिसको हम कहते हैं PBR322, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो क्लोनिंग जो वेक्टर्स हैं, उन क्लोनिंग वेक्टर के साथ में, मतलब क्लोनिंग वेक्टर कौन है, क्लोनिंग वेक्टर कोई ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन क्लोनिंग वेक्टर कौन है, यहाँ क्लोनिंग वेक्टर है हमारा डीएनए। एक डीएनए को ढोने के लिए दूसरा डीएनए, एक डीएनए को ढोने के लिए दूसरा डीएनए। अब यहाँ पे एक डीएनए आपने लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको ढोने के लिए आपने प्लाज्मिड नाम का क्लोनिंग वेक्टर लिया। प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड हमारा, ये प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो खुद से रेप्लिकेट करता है। उसको अपने रेप्लिकेशन कराने के लिए बैक्टीरिया के ऊपर में डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, वो अपना रेप्लिकेशन क्या करता है, वो खुद करा लेता है, वो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। इसलिए उसके बारे में कहा जाता है प्लाज्मिड के बारे में, इट इज द सेम, इसके क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है प्लाज्मिड। अब देखो यहाँ ध्यान दो, तो प्लाज्मिड के बारे में हमने कहा ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। अब ये प्लाज्मिड जो डीएनए है उसी में हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ना है। अरे जो प्लाज्मिड जो डीएनए है उसी में तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ेंगे। दरवाजा खोल दो। ये जो हमारा प्लाज्मिड जो डीएनए है उसी में तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालेंगे। अब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जब प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जब जोड़ देंगे तो आखिर दोनों को मिलाने के बाद, मतलब हमारा प्लाज्मिड डीएनए और प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों डीएनए को मिलाने के बाद क्या एक अलग तरह का डीएनए बनेगा? अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो देखो ये ध्यान दो, बोर्ड पर देखो, जब प्लाज्मिड डीएनए को देखो, बोर्ड पर ध्यान दो, यहाँ जब प्लाज्मिड डीएनए के साथ में मान लिया जाए, देखो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में हम क्या जोड़ रहे हैं, अपना प्लाज्मिड डीएनए जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या हुआ, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा प्लाज्मिड है, इन दोनों को मिलाने के बाद एक नए डीएनए का फॉर्मेशन हुआ और उस नए डीएनए को कहा जाता है आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे उसको, आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट। मतलब ये हुआ कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हमने क्लोनिंग वेक्टर के साथ में जोड़ दिया और जैसे ही हमने क्लोनिंग वेक्टर के साथ में जोड़ा है वैसे ही एक नए किस्म का डीएनए का फॉर्मेशन हुआ और उस नए किस्म का डीएनए का नाम क्या है, आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसी का दूसरा नाम है काइमेरा डीएनए। इसी का दूसरा नाम है काइमेरा। ये काइमेरा जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, ये काइमेरा जो है बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी का एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। काइमेरा एक ऐसे ग्रीक जो है उनके मेथोलॉजी के मुताबिक एक ऐसी कहानी है काइमेरा जिसके अंदर में एक ऐसे किस्म का ऑर्गेनिज्म था जिसका हेड किसी और जानवर का था और जिसका बॉडी किसी और ऑर्गेनिज्म का था। मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिला हुआ एक इंसान या यूं कह सकते हैं दो अलग अलग तरह के एनिमल्स की बॉडी का मिक्सचर। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, देखो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा प्लाज्मिड डीएनए है और ये वाला कौन सा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रेड वाला कौन सा है हमारा, ये हमारा रेड वाला कौन सा है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अरे रेड वाला कौन सा है हमारा, बोलो, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और ये ब्लैक वाला कौन सा है हमारा, प्लाज्मिड डीएनए। हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद हमने क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, नहीं बनाया? अरे दोनों को जोड़ने के बाद हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और यही इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किस नाम से जान रहे हैं, बोलो, काइमेरा डीएनए के नाम से जान रहे हैं। किस डीएनए के नाम से, काइमेरा। देखो इतनी बातें अगर तुम समझ गए, हमने क्या बनाया अभी तक हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने कहां डालना है, बोलो, होस्ट के अंदर में डालना है। और इसी होस्ट का जब ग्रोथ होगा तभी तो जाके हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। अरे होगा या नहीं होगा, इसी होस्ट के जरिए हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना। हमने क्या करना है, हमने क्या किया, हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया और इसको हमने होस्ट के अंदर में डाल दिया। अब होस्ट को हम ग्रो करा रहे हैं, जितना ज्यादा हमारे होस्ट का ग्रोथ होगा क्या उतना ही ज्यादा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का भी ग्रोथ होगा या नहीं होगा, बोलो? अरे होगा या नहीं होगा? और हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में हमारा कौन जुड़ा हुआ है, बोलो?
जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना ज्यादा हमारे होस्ट का ग्रोथ होगा उतना ही ज्यादा हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ग्रोथ होगा और उतना ही ज्यादा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी क्या नंबर बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो उतना ही ज्यादा जब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हमें उससे उतना ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट नजर आएगा। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले उसका तुम एक एसेंस पढ़ो। व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये 3 बेसिक पॉइंट्स अगर तुमने पढ़ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो है सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप फॉरेन डीएनए कहते हैं, या एक ऐसा डीएनए जिससे आप अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा कौन सा है हमारा क्लोनिंग वेक्टर, जिसके साथ में आप जोड़ेंगे किसको? अरे किसको जोड़ेंगे आप? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ेंगे। और तीसरा कौन सा आपका कॉम्पिटेंट होस्ट है। तीसरा कौन सा है? वो होस्ट जिसके अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर रहे हैं आप? अरे जिसके अंदर में क्या कर रहे हैं आप? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल रहे हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के बाद उस होस्ट को हम क्या करेंगे? बोलो, ग्रो कराएंगे, एक लार्ज स्केल पे ग्रो कराएंगे। जब एक लार्ज स्केल पे ग्रो कराएंगे उस होस्ट को तो क्या हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का भी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नंबर जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे प्रोडक्ट का भी नंबर बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा। अरे बनेगा? एग्जैक्टली ये था इंपॉर्टेंट एक आइडिया दैट गिव्स अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज द बेसिक ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। इसके बगैर अगर तुम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो फिर वो समझ में नहीं आने वाला है। अब हम जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म है वो किसने दिया था? देखो, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय एन इंजीनियर कार्ल अर्के। कार्ल अर्के ने बायोटेक्नोलॉजी का टर्म दिया था। ही वाज एन इंजीनियर। देखो बोर्ड पर ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ लिखना है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो दिया था एक इंजीनियर ने जिसका नाम था कार्ल अर्के। इसने टर्म दिया था बायोटेक्नोलॉजी का। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल अर्के। और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक और बात तुम जानो, ये टर्म उन्होंने दिया था। साथ ही साथ जो बायोटेक्नोलॉजी है, द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज पॉल बर्ग। पॉल बर्ग को कहा जाता है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पॉल बर्ग इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल अर्के। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा ये मैं मिटा दूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना सबको पता चल गया। हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके साथ में जोड़ दिया? क्लोनिंग वेक्टर के साथ में जोड़ दिया। जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब तुम क्लोनिंग वेक्टर के साथ में जोड़ोगे तो एक नया डीएनए बनके तैयार हुआ जिसका हमने क्या नाम दिया? बोलो। अरे हमने कौन सा नाम दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और कौन सा? काइमेरा डीएनए। और कौन सा? काइमेरा डीएनए। इतनी बात तुम समझ गए? चलो, या फिर आरडीएनए के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इधर ध्यान दो, इधर। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत, तो बेसिकली अगर बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत देखा जाए तो पॉल बर्ग से इसकी शुरुआत है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रॉपर तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को 1972 में हर्बर्ट बोयर ने 1972 में हर्बर्ट बोयर ने और किसने बोलो? स्टैनले कोहेन ने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला और उसको ई कोलाई के अंदर में इंसर्ट किया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला और उसको ई कोलाई के अंदर में इंसर्ट किया। थोड़ा गेट कम बंद करिए, थोड़ा सा बंद करिए, थोड़ा सा, बस इतना ही। तो उसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला और उसने ई कोलाई के अंदर में इंसर्ट किया और ई कोलाई को उसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाया। ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज गिवन इन दिस बुक एनसीईआरटी। आपके एनसीईआरटी में ये आपकी एक हिस्ट्री के फॉर्म में ये दिया गया है कि इस कैसे कैसे क्या हुआ था। तो उन्होंने एक्चुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला था और ई कोलाई के अंदर में इंसर्ट किया था। और सवाल है कि उस पूरे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसीजर के अंदर में
उस पूरे बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने जितना भी जो प्रोसीजर अपनाया था उसको निकालने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को और उसको होस्ट के अंदर में डालने के लिए ये सारे के सारे प्रोसीजर्स के अंदर उन्होंने 3 तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया था। उन्हीं टूल्स के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो देखो एक्चुअली जो है उन्होंने सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो निकाला था वो कट करके निकाला था। और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन था वहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उन्होंने काटा एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब देखो हमने एक नया टर्म इस्तेमाल कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखो अभी चैप्टर शुरू हुआ है, अभी हमने एक नया टर्म इस्तेमाल कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से जो है बोयर एंड कोहेन ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकालने के बाद उसको इंसर्ट किया ई कोलाई के अंदर में। तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर में क्या हुआ, जो ई कोलाई था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया। लेकिन सवाल है कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आखिर बायोटेक्नोलॉजी कराते हैं तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, उसके लिए सिर्फ 3 तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी को कराने के लिए। सबसे पहला टूल है बायोटेक्नोलॉजी को कराने के लिए वो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहला कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा कौन सा है, क्लोनिंग वेक्टर। और तीसरा है कॉम्पिटेंट होस्ट। देयर आर 3 टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के 3 टूल्स हैं और इन तीनों टूल्स इन तीनों टूल्स के इस्तेमाल से आप बायोटेक्नोलॉजी को कराते हैं। इतनी बात समझ गए। चलिए जल्दी से इन सारी चीज़ों को पहले एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे।